तो हम लोग उषा कविता देखेंगे कि लिख रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, ब्रैकेट में अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये पूरा एक दृश्य है, एक बिंब है हमारे सामने सूर्योदय से पहले उषा काल का। तो प्रातः का नभ यानी सुबह का आसमान कैसा दिख रहा है? बहुत नीले, गहरे नीले शंख के समान। सबसे पहला जो बिंब दे रहे हैं, सबसे पहला जो शब्द चित्र दे रहे हैं कवि उषा काल का, कह रहे हैं कि वो उस समय उषा काल में आसमान जो है वो इस तरीके से दिख रहा है जैसे कोई गहरा नीला, बहुत नीला मतलब गहरा नीला शंख। अब प्रश्न ये है कि आसमान को नीला शंख क्यों कहा होगा यहाँ पर? क्योंकि हम जैसा बता रहे थे उषा काल है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, यानी सूरज की किरणें फैली नहीं हैं, लेकिन अंधेरा भी, अंधकार की जो कालिमा है वो समाप्त हो गई है। तो सूर्य का उजास फैल चुका है, अंधकार की कालिमा खत्म हो रही, लेकिन ना तो पूरा उजाला है ना तो पूरा अंधेरा है, इसलिए बीच की स्थिति है। और इसी वजह से कवि ने आसमान को, आकाश को नीला बताया है। बहुत नीला यानी गहरा नीला बताया है। जैसा दिन में नीला दिखता है वैसा नहीं, बल्कि उसमें और गहरापन है, क्योंकि उजाला पूरा फैला नहीं है। शंख क्यों कहा होगा? क्योंकि शंख सामान्यतः शंखध्वनि सुबह होती है, शंख पवित्रता का प्रतीक होता है। तो और सूर्य उषा काल का समय भी पवित्रता का समय होता है, उस समय मन शांत, चित्त शांत होता है सुबह सुबह। तो इस वजह से आसमान को शंख के समान बताया, और नीला रंग की वजह से, क्योंकि गहरापन है। फिर उसी आसमान के लिए दूसरा बिंब दे रहे हैं, दूसरा चित्र दे रहे हैं, कह रहे हैं भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। अब इसे ग्रामीण परिवेश से जोड़ा। ग्रामीण क्रियाकलाप में सुबह होते ही, सूर्योदय से पहले ही जिस महिला की जिम्मेदारी होती है खाना बनाने की, रसोई घर जो संभालती है, जिसके लिए चौका शब्द आया है, यानी रसोई घर या जहाँ खाना बनता है उसके आसपास का स्थान चौका कहा जाता है। जहाँ रसोई घर होता है वहाँ रसोई घर, जहाँ रसोई घर नहीं होता है, गांव में कोई ज़रूरी नहीं कि रसोई घर सबके पास हो, रहने के आसपास कोई एक निश्चित स्थान निर्धारित कर दिया जाता है जहाँ पे चूल्हा वगैरह बना रहता है, उसी के आसपास के जगह को चौका कहते हैं। तो जिस महिला की जिम्मेदारी है रसोई घर संभालने की, वो सुबह सुबह शाम को जो खाना बना रहता है, जो लकड़ी ऊपर जो भी जलाया गया होता है, उससे जो राख निकली है, उसी राख को से में पानी मिला करके सुबह सुबह चौके के आसपास पूरा लीप देती है। सबसे पहला काम होता है। ये ग्रामीण परिवेश में हुआ करता है। इसी चित्र को कवि ने यहाँ प्रकृति में आरोपित किया है, स्थापित किया है। क्या देख करके? उषा काल के आसमान को देख करके। तो एक शब्द चित्र दिया नीला शंख, दूसरा शब्द चित्र ये दे रहे हैं कि जैसे भोर का नभ, आसमान भोर का यानी उषा काल का आसमान ऐसा दिख रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो। तो हमने समझा दिया कि चौका यानी रसोई का स्थान, रसोई घर। अब प्रश्न ये है कि राख से लीपा हुआ क्यों कहा है? आसमान को देख करके, सुबह के आसमान को देख करके उसे राख से लीपा हुआ क्यों कहा होगा? क्योंकि वही रंग की समानता है। राख का जो रंग होता है और उस समय के आसमान का रंग एक समान है,
क्योंकि ना तो उजाला फैला है ना तो पूरा अंधेरा है, और राख जब गीली रहती है तो थोड़ी सी उसमें कालिमा रहती है, गहरा भूरा हो जाता है, कालिमा रहती है राख में। तो राख का रंग और उस समय के आसमान का रंग लगभग एक जैसा है, इसलिए उसे आसमान को देखकर राख से लीपा हुआ चौका का है। दूसरा प्रश्न यह है कि लीपा हुआ क्यों? चौके आसमान को लीपा हुआ क्यों? लीपा हुआ क्यों कहा होगा, ये समझना है। क्योंकि उस समय ओस भी पड़ी रहती है, तो एक गीलापन है, वातावरण में एक गीलापन है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ देखिए लिखा है अभी गीला पड़ा है। ये जो चौका लीपा गया है, पोता गया है राख और पानी से, वो अभी गीला पड़ा है। तो गीलापन वातावरण में है ओस की वजह से, इसलिए सुबह के आसमान को, उषा काल के आसमान को, भोर के आसमान को राख से लीपा हुआ चौका के समान बताया है। तो दो बातें इसमें आपको समझनी है। नंबर एक कि राख से लीपा हुआ क्यों? क्योंकि रंग की समानता है। दूसरा, गीला क्यों कहा है? क्योंकि प्रकृति में, वातावरण में ओस है। तो ये जो दूसरा शब्द चित्र है वो राख से लीपा हुआ चौका आसमान को कहा है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। हम लोग जब कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कुछ बातें ब्रैकेट में लिखी हुई थी, यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा है। ये कविता की शिल्प सौंदर्य में आएगा, क्योंकि ये बात कहने वाली नहीं है कि लीपा पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। लीपा गया है तो गीला ही होगा थोड़ी देर, लेकिन वो हमें निर्देशित करना चाह रहा है कि कभी कि लीपा हुआ वाली स्थिति वही है कि अभी अभी लीपा है, क्योंकि थोड़ी देर गीला रहेगा फिर कुछ देर बाद सूख जाएगा। तो तुरंत लीपा हुआ चौका है, ये निर्देशित करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया अभी गीला पड़ा है। और प्रकृति में से उसका तालमेल है कि ओस है। तो ये दूसरा शब्द चित्र है। अब तीसरे की बात करें, अगली लाइन में हम देखेंगे थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ, क्योंकि स्थिर तो रहता नहीं है समय, उषा काल या सुबह जब भी स्थिर रहता नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। सूर्योदय, अभी तक उजास सिर्फ आया था, अब थोड़ा सा सूर्योदय से पहले हम जानते हैं सबसे पहले लालिमा आती है, लाल रंग, सूरज का जो लाल किरणें होती हैं वो सबसे पहले फैलती हैं। तो अब लालिमा फैलनी हुई, अभी किरणें नहीं निकली हैं बल्कि लालिमा पूरा दिशा में फैलनी शुरू हुई है। थोड़ी सी आगे की स्थिति, उस लालिमा को देख करके जो वातावरण में फैल रहा है उसके लिए कवि ने दो शब्द चित्र गढ़े ग्रामीण जनजीवन से। सबसे पहला लिखा कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वही आसमान के लिए ही कि जब आसमान में लालिमा फैल रही है तो उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान कोई काली सिल हो, बहुत काली सिल। सिल बट्टा हम जानते हैं गांव में प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ पीसने के लिए, अभी तो मिक्सी का प्रयोग होने लगा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में कुछ भी पीसने के लिए, नमक का टुकड़ा पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए, हल्दी पीसने के लिए, कुछ भी पीसने के लिए सिल बट्टा का प्रयोग होता है। तो वही सिल है ये जो पत्थर का होता है, यानी रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली सिल, कुछ भी पीसने के लिए। तो करें बहुत काली सिल, काले रंग की सिल है और वो लाल केसर से धुल दी गई हो। केसर एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से, वनस्पतियों से पाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है और रंग उसका लाल होता है। तो बहुत गहरी काली सिल लाल केसर से धुल दी गई हो। क्या देखकर कवि ऐसा कह रहा है? आसमान को देखकर, क्योंकि अभी लालिमा फैली है, आसमान गहरा नीला ऊपर बता ही चुके हैं, कालिमा भी मौजूद है, इसलिए एक प्रकार से आसमान के ऊपर लाल किरणें फैल गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे काली सिल पर लाल केसर, काली सिल को लाल केसर से धुल दिया गया हो। ये एक शब्द चित्र दिया। उसी स्थिति के लिए दूसरा शब्द चित्र दे रहे हैं कि ऐसा भी लग रहा है, या बीच में आया है स्लेट पर, या को हम आगे कर दें तो या स्लेट पर लाल खड़िया।
चाक मल दी हो किसी ने। यह बच्चों के गतिविधि से भी जोड़ा है। सुबह सुबह बच्चे भी अपने स्कूल की तैयारी, जो भी काम मिला है उसको पूरा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि गांव में पहले बच्चे स्लेट पर लिखते थे। एक लकड़ी की पटरी होती थी जो जिस पे काले रंग का पेंट या काले रंग का कुछ लगा रहता था, और उसके ऊपर सफ़ेद चाक से लिखते थे बच्चे। यहाँ पे कवि ने उस स्लेट पर, काले रंग के स्लेट पर लाल खड़िया पुतवाया है, क्योंकि प्रकृति में लालिमा है और यह काम बच्चों के द्वारा किया गया है। तो दो दृश्य दिए उस एक स्थिति के लिए, यानी गहरे नीले या कह सकते हैं कालिमा लिए हुए आसमान पर लाल रंग के किरणों का उजास आना, यानी लालिमा का फैलना, ये कवि के सामने है। इसी दृश्य को कवि ने ग्रामीण परिवेश के दो चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक है काली सील पर लाल केसर का फैलना, वहाँ रंग की समानता वहाँ भी है। दूसरा काली स्लेट पर लाल खड़िया मलना या पोतना। तो ये दो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद प्रकृति में थोड़ा और परिवर्तन आता है। अब सूरज की किरणें फैल चुकी हैं, आसमान में सूर्योदय हो चुका है, यानी लाल किरणों के बाद वाली स्थिति हो चुकी है प्रकृति में। उसको देख करके कवि ने उसे ग्रामीण परिवेश से जोड़ा कि कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में अब क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, इसलिए आसमान अपने वास्तविक रंग में आ चुका है, नीले रंग में। तो यहाँ नीला जल जो दिया है वो नीला आसमान है, उसमें गौर झिलमिल देह, गोरे रंग का शरीर झिलमिला रहा है। यहाँ गोरे रंग का शरीर सूर्य है, यानी कवि के सामने जो दृश्य है प्रकृति में वो है कि नीला आसमान है जिसमें सूर्य निकल चुका है, अब वो सफ़ेद रूप में, श्वेत रूप में आ चुका है, जैसा सामान्यतः होता है। उसी को देख करके वर्णित कर रहे हैं कवि ग्रामीण परिवेश के हिसाब से कि जैसे नीला जल है, यानी आसमान नीला जल है, उसमें कोई गोरे रंग की महिला या युवती स्नान कर रही हो। तो गौर झिलमिल देह, झिलमिला रही है, क्योंकि पानी हिलता है तो झिलमिलाता है, प्रतिबिंब झिलमिलाता है, इसलिए झिलमिल कहा है, हिल भी रही है। तो ये अगला दृश्य है, एक प्रकार से कह सकते हैं अंतिम दृश्य है कि जैसे कोई गोरे वर्ण की, गौर वर्ण की महिला नीले पानी में स्नान कर रही हो। और यहाँ नीला पानी क्या है? नीला आसमान है। महिला क्या है? सूर्य है। फिर कहते हैं और डॉट डॉट दिया है, और यानी इतना तो एक लुभावना दृश्य था, मनमोहक दृश्य था, लेकिन जो हम अपने जादू से हमें बांधे हुए था, अब सूर्योदय पूरी तरह से हो चुका है, सूर्य पूरा निकल चुका है, तो वो सारा जादू, सारा आकर्षण खत्म होता है। इसलिए लिखता है और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब जो जादू था, उषा का आकर्षण था, सूर्योदय से पहले की स्थिति, अब वो खत्म हो रही है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, उसकी लालिमा खत्म, सूर्य पूरा निकल गया। तो जो आकर्षण था उषा काल का, सूर्योदय से पहले का, वो आकर्षण खत्म होता है। तो इस प्रकार से ये एक दृश्य है, एक शब्द चित्र है, एक बिंब है, जिसके माध्यम से कवि ने उषा काल का वर्णन ग्रामीण परिवेश के रूप में चित्रित किया है।